आमना एक चालाक लड़की थी। वो बचपन ही से जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी और थी भी बहुत खूबसूरत। गोल गोल आंखें, पुरकश चेहरा, खूबसूरत जिस्म, तिरछे नैन। शायद इसी वजह से इसकी हर बात मान ली जाती थी और इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया जाता था और सब इससे लाड करते थे। इसी लाड प्यार ने इसको इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वो अच्छे बुरे की पहचान भूल गई थी। आमना कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी देखने से पता चलता था कि कम से कम मैट्रिक पास होगी। आमना जब गली में चलती थी तो सब लोग इसकी चाल देखकर हैरान रह जाते थे और हर घर की ख्वाहिश थी कि ये हमारी बहू बने। आमना कोई गलती करती तो इसकी माँ कलसूम इसकी गलती पर पर्दा डाल देती और कहती कि मेरी बेटी ने कौन सा कसूर किया है कि तुम सब लोग इसके पीछे पड़े हो। और आमना तो पहले ही कहती थी कि मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, बस थोड़ा सा मजाक किया है और ये सब मुझे कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया। चुनाचे आमना की शादी इसके चचाजाद भाई नदीम से हो गई। नदीम भी अच्छा लड़का था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी किसी ने कोई बुरा भला कह भी दिया तो हंस कर टाल दिया। नदीम दिल का बहुत अच्छा लड़का था, मिडिल पास था, मगर अच्छे बुरे की तमीज जानता था, छोटे बड़े की इज्जत करता था। नदीम ने भी आमना को पलकों पर बिठा लिया, इसके नाज उठाए, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। आमना मैके से ससुराल आकर भी अय्याशी करने लगी। आमना की हर बात पूरी होती, इसको कोई रोकने वाला ना था, मगर आमना की बहन घर में इसकी मुखालफत करती थी और माँ के आगे और बाप के आगे इसकी शिकायत लगाती। मगर आमना की माँ ने आमना की साइड ले जानी और ससुराल में नदीम का भाई असगर नदीम को कहता कि भाई भाभी को इस जगह से रोक लो, इधर ना जाने दो। आज आमना ने ये बात कर दी, आज आमना ने इस तरह कर दिया, मगर नदीम कहता कि आमना समझदार है, वो ये काम नहीं करती। इस तरह आमना की तमाम गलतियों पर पर्दा पड़ जाता और आमना पर जरा भी असर ना होता और ना ही आमना सोचती कि इस काम में मेरी बेइज्जती या इससे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। आमना नाजों से पली बड़ी थी और हर काम करके एंजॉय महसूस करती थी। आमना की बहन शकीला बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी और शकीला ने भी आमना को बड़ी दफा रोका कि बाजी इस तरह ना किया करें, मगर शकीला की कब सुनी जाती थी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि औरत गलती तो तस्लीम करती ही नहीं, कह देती है कि मैंने तो बस इस तरह किया है, इसमें मैंने कौन सी गलती की है। कहते हैं कि किसी दरख्त के साए में एक औरत बैठी अपनी थकन दूर कर रही थी, यानी सांस ले रही थी। बेचारी थकी हारी पता नहीं कहाँ से आई थी कि एक और औरत आ गई और दोनों बैठ गई। एक बोली बहन घर से नाराज होकर आई हो, दूसरी कहने लगी नाराज तो नहीं हुई, घर वाले ने निकाल दिया है। और तुम बहन घर से नाराज होकर आई हो, वो बोली नहीं बहन घर वाले ने निकाल दिया है। बहन तुम्हारा कसूर क्या है? दूसरी बोली बहन मेरा कसूर तो कोई नहीं, घर वाला काम से आया थका हुआ था और भूखा था, मुझे कहने लगा कि रोटी पका कर दो, मैं रोई काट रही थी, जल्दी से उठी हांडी रखी और शलजम पकाने लगी और शलजम की बजाय धागे वाला लच्छा हांडी में डाल दिया और रोटी के साथ इसको दे दिया। अब वो रोटी खाने लगा। जैसे ही इसने शलजम को पकड़ा और तोड़ा तो शलजम लंबा होता चला गया और वो मेरी तरफ देखने लगा। शलजम 1 गज लंबा हो गया। मुझे कहने लगा कि ये क्या है? तो मैंने कहा मुझे क्या पता क्या है, मैंने तो शलजम पकाए हैं, मेरा क्या कसूर है? बस इसी बात पर इसने मुझे घर से निकाल दिया है। कसूर तो मैंने कोई नहीं किया, बस शलजम की जगह धागे वाला लच्छा हांडी में डाल दिया है। बहन तेरा क्या कसूर था? पहली बोली बहन कसूर तो मेरा भी कोई नहीं, मेरा ससुर गांव का नंबरदार है और गांव में पंचायत वगैरह वही आता है, गांव वाले सारे इसकी इज्जत करते हैं, मेरे खावंद की भी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरे घर वाले ने एक ऊँटनी रखी हुई है, मैं नहर पे कपड़े धो रही थी, कपड़े धोकर नहाने लगी तो इतने में हमारी ऊँटनी आ गई। ऊँटनी आकर पानी में बैठ गई। मेरा दिल किया कि ऊँटनी पर बैठूं, चुनाचे
चुनाचे मैं ऊँटनी पर बैठ गई और ऊँटनी उठकर घर की तरफ चल पड़ी और मैं नंगी ऊँटनी पर बैठी हुई थी। गाँव में पंचायत बैठी हुई थी। कोई झगड़ा था जो मेरा ससुर इसका फैसला कर रहा था। ऊँटनी आकर इस चौक में बैठ गई। सब लोग देख रहे थे। एक आदमी ने दौड़कर मेरे ऊपर चादर दी और मैं घर आ गई। मेरे ससुर ने आकर मेरे खामद को बताया और इसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने क्या कसूर किया है? सिर्फ ऊँटनी पर ही तो बैठी हूँ, वो भी अपनी ऊँटनी। दूसरी बोली, हाँ बहन, सारा कसूर ही तो औरत का होता है। कोई काम भी इसको अपनी मर्जी से नहीं करने देते। इस तरह कुछ आमना करती है, देखें क्या करती है। आमना के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा होता है और यूं आमना के घर रौनक लग जाती है। आमना को अब और भी खुशी होती है और यूं आमना के नाज नखरे और बढ़ जाते हैं। आमना का घर वाला नदीम गांव की एक फैमिली खाते पीते लोग हैं। इनके साथ काम करता है। मंडी में वो सब्जी पर काम करते हैं, कमीशन लेते हैं और नदीम इनके पास मुलाजिम है। इस खानदान के साथ गांव के किसी भी आदमी की सलाम दुआ नहीं है, बस मतलब से बोल लेते हैं या इनके डर की वजह से कोई इनको सलाम करेगा। इस खानदान की एक बड़ी निशानी हर फर्द की 7-7 उंगलियां हैं, हाथों की भी और पाँव की भी 7-7 उंगलियां हैं। नदीम का तो इनके घर मजबूरन आना जाना था क्योंकि वो इनका मुलाजिम था। आमना भी इनके घर आने जाने लगी। आमना की बहन शकीला ने भी अम्मी को कहा कि बाजी को रोकें, ये इनके घर ना जाया करें, वो लोग अच्छे नहीं हैं। इनके लड़के लुच्चे लफंगे हैं और वो पूरे गांव में बदनाम भी हैं। इनका लड़का काशी तो और भी बुरा आदमी है। वो किसी की बहन बेटी को बहन बेटी ही नहीं समझता। एक दिन मेरी सहेली रजिया को इसने पकड़ लिया था और रजिया बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके और कोई बहाना बनाकर इससे जान छुड़ा कर आई थी। इधर नदीम का भाई असगर भी भाई को कहता रहा कि भाई भाभी को इनके घर जाने से रोको। आमना की अम्मी भी कह देती कि मेरी बेटी कौन सा गुनाह कर रही है, क्या कसूर किया है इसने, कोई गलत काम नहीं करती। मेरी बेटी समझदार है, खूबसूरत लड़की किसी के घर नहीं जाती। इधर नदीम अपने भाई को कहता कि मेरी बीवी पाक दामन है, बेगुनाह है, कोई गलत काम नहीं करती, समझदार है, वो अपने खानदान की इज्जत जानती है, खानदान की बेइज्जती नहीं होने देगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरी या मेरे खानदान की बेइज्जती होगी। शकीला और असगर दोनों कह कर थक गए थे, मगर आमना ने काशी के घर आना जाना रखा और बाज ना आई। आमना शुरू ही से जिद्दी थी और अपनी बात पूरी करती थी और हर काम करके एंजॉय महसूस करती थी। अब तो पूरे गांव में आमना और काशी का मिलना और बातें करना मशहूर हो गया था, क्योंकि अब काशी सरे आम गली में आमना के साथ बातें करता था और आमना भी हंस हंस कर इसकी बातों का जवाब देती थी। मगर काशी के डर से कोई जहर बात न करता था कि काशी गले पड़ेगा। अब असगर और शकीला ने माँ और भाई को फिर बोला कि अब तो पूरा गांव बातें कर रहा है, अब तो आमना को रोक लो। मगर आमना की माँ और घर वालों ने कहा कि लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, लोगों का क्या करना है, पाक दामन के दामन पर दाग लगा देते हैं, अपने मुंह से बातें कर रहे हैं, करते रहे। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि आमना के यहाँ बच्चा होने वाला था। इसकी माँ इसके यहाँ आई हुई थी। जिस दिन आमना की माँ ने दाई को बुलाया, शकीला भी आ गई और इधर ही थी कि आमना के घर खाना वगैरह पकाने के लिए आई हुई थी। अल्लाह ताला ने आमना के यहाँ एक बच्ची पैदा की। इसकी भी 7-7 उंगलियां थी, हाथों की भी 7-7 और पाँव की भी 7-7 उंगलियां थी। दाई ने बच्ची शकीला को दी कि ये लो अपनी बाजी और अपनी बहन का कारनामा देख लो। शकीला ने बच्ची को उठाया और बाहर सहन में ले आई और माँ से कहने लगी कि ये देख लो बाजी के करतूत, ये बच्ची इस काशी की है। अम्मी, मैं न कहती थी कि बाजी चंद चढ़ाएगी और आप कहती थी कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं करती। अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं ठीक कहती थी। इधर असगर को पता चला तो असगर ने भाई नदीम का दिमाग खाना शुरू कर दिया कि भाई मैंने आपको कहा था कि भाभी को मना कर दें, वो लोग अच्छे नहीं हैं। भाईजान आपने हमारी एक न सुनी, अब लोगों के मुंह बंद करो।
اس بچی کو مارو گے تو سیدھے تھانے جاؤ گے، آمنہ کو مارو گے تب بھی پولیس کیس بنے گا، اب کیا کرو گے؟ اب آمنہ کی امی اور ندیم دونوں خاموش، کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ادھر آمنہ خود شرمندہ تھی، اب کس طرح جھوٹ بولے کہ اس نے برا کام نہیں کیا۔ اب وہ بھی خاموش، کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ادھر کاشی گھر سے بھاگ گیا اور وہ لاہور چلا گیا۔ اس طرح گاؤں والے اور باتیں کرنے لگے کہ کاشی کیوں بھاگ گیا، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ ادھر آمنہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا اور بچی کو بھی دودھ وغیرہ نہیں پلاتی تھی۔ آمنہ کی بہن شکیلہ زبردستی آمنہ کو کوئی چیز کھلا دیتی۔ اب ندیم نے اور آمنہ کی ماں نے بھی آمنہ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی اور آمنہ نے بچی کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر رو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، روتی رہے، دن میں کوئی ایک آدھا دفعہ دودھ پلا دیا ورنہ روتی رہے۔ بعض دفعہ تو آمنہ نے بچی کو کہنا کہ کہاں سے تم منحوس پیدا ہو گئی ہو، ہمارے گھر اس سے تو اچھا تھا تو پیدا ہی نہ ہوتی، تم نے آ کر میری زندگی عذاب بنا دی ہے، کہاں سے پیش پڑ گئی ہو، مر جاؤ، میری جان چھوڑو، نہ مرتی ہو نہ جان چھوڑتی ہو، تمہاری وجہ سے آج مجھے یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد وہ بچی فوت ہو گئی۔ اس ظالم دنیا کے ظلم برداشت نہ کر سکی، سکتی بلکتی روتی ہوئی اس ظالم دنیا کو بد دعائیں دیتی ہوئی مایوس ہو کر چلی گئی۔ جو روح بن گئی ہے اس نے تو آنا ہی ہے، وہ تو اس دنیا میں آئے گی، مگر اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو منحوس قرار دے دیا گیا؟ یہ منحوس ہے اور اس پر اپنے گناہ کا الزام لگایا گیا۔ جو روح بن گئی ہے اس نے تو اس دنیا میں آنا ہی ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوئی، اس دنیا میں کیوں آئی؟ اس کہانی کو پڑھنے والے فیصلہ کریں اور جواب دیں کہ اس میں کس کا قصور ہے۔ اس بچی کا قصور ہے جو 7 انگلیاں لے کر پیدا ہوئی، یا اس کے باپ کا قصور ہے جس نے اس کی ماں کو نہ روکا، یا اس میں آمنہ کا قصور ہے جس نے یہ گناہ کیا، یا آمنہ کی ماں کا قصور ہے جس نے اپنی بیٹی کو نہ روکا اور وہ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی رہی، اور آمنہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے خاندان کی عزت کا بھی بھرم نہ رکھا، اور پھر آمنہ نے اس معصوم کے ساتھ ایک اور ظلم کر دیا کہ اس کو دودھ تک نہ پلایا جو اس کا حق تھا، اور اپنے گناہ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی جس کا اب اس کو کوئی فائدہ نہ تھا۔ قصور کس کا ہے؟ آمنہ کا یا ندیم کا یا آمنہ کی ماں کا یا پھر پیدا ہونے والی بچی کا، اس روح کا جو اس ظالم دنیا میں پیدا ہوئی؟